हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट है, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में हो या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम कंप्लीट यूनिट को वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट कर लेंगे। सारे कंसेप्ट डिटेल में इसके देखते हुए चलेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड में जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर इसके नोट्स अपलोड हो रखे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को काफी डिटेल में। देखिए यूनिट नंबर 2 है पूरी, जिसका नाम है आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। इसमें आपके दो पार्ट बनते हैं, एक हैगा कंज्यूमर बिहेवियर का, एक हैगा मार्केट सिलेक्शन का। तो पहले पार्ट 1 हैगा कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन परचेज यूटिलाइज एंड डिस्पोज ऑफ कंसेप्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू मीट देयर नीड्स एंड डिजायर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ये स्टडी करता है कि कैसे जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, वो कैसे कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और डिस्पोज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसे कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर? ये इट स्टडी, मतलब ये स्टडी करता है किस चीज़ की, कि हाउ पीपल परचेज यूटिलाइज एंड डिस्पोज डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एन मार्केट या इन एन एनवायरमेंट। उसे कहा जाता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ऑल मार्केटिंग डिसीजन आर फाउंडेड ऑन प्रिजम्पशन अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। जितने भी मार्केटिंग के डिसीजन होते हैं, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं? वो इसी प्रिजम्पशन को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को या कस्टमर बिहेवियर को। विच इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? कम्युनिकेटिंग, परचेजिंग और कंज्यूमिंग। ये मार्केटिंग डिसीजन में ये जो डिसीजन लिए जाते हैं कम्युनिकेटिंग से रिलेटेड, परचेजिंग से रिलेटेड और कंज्यूमिंग से रिलेटेड, वो कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर, ये सारी डिफाइन ही दे रखी है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्शन है या डिसीजन का प्रोसेस है, जिसमें जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा गुड्स खरीदने हैं, कौन सी सर्विसेज खरीदनी है और उन्हें कैसे कंज्यूम करना है अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आपको सेटिस्फाई करने के लिए। उस चीज़ को कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट डिफाइन देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल डिसाइड व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम हुम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक प्रोसेस होता है कंज्यूमर बिहेवियर। ये अगला डिफाइन है, अगली टाइप की और क्या डिफाइन हो सकती है इसकी? तो कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ये डिसाइड करता है कि उसे कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है और किससे खरीदना है। ये कोई भी गुड्स या सर्विस को, ये सारी चीज़ें जो वो डिसाइड करता है, उसका जो ये प्रोसेस होता है उसे ही कहा जाता है कंज्यूमर का बिहेवियर। अब इसमें दो टर्म आती हैं, एक होती है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। तो अ कस्टमर इज समवन हु कंसिस्टेंटली परचेज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अ सप्लायर एंड पे फॉर इट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। कस्टमर वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि परचेजर से गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, उनके लिए पे करता है, पैसे पे करता है, तो उसे हम कहेंगे कस्टमर। लेकिन कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर आर दोज हु बाय प्रोडक्ट फॉर देयर ओन नीड्स एंड यूज देम। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को अपने लिए खरीदता है और खुद ही उन्हें यूज करता है। ऑल्दो अ कंज्यूमर कैन नॉट रिसेल द कम्युनिटी और सर्विस। जो भी कंज्यूमर होगा वो उस जो कमोडिटी को या किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदेगा, वो उसे दोबारा किसी को रिसेल नहीं कर सकता है, बट कैन कंज्यूम इट, वो सिर्फ उसे कंज्यूम कर सकता है। द फाइनल यूजर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज रेफर्ड एज कंज्यूमर। किसी भी प्रोडक्ट का जो फाइनल यूजर होता है उसे हम एक तरीके से कंज्यूमर कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? कस्टमर वो कोई भी पर्सन हो सकता है जो उस गुड्स को किस परचेजर से खरीदता है और उसके लिए पेमेंट करता है। अब उसने चाहे अपने कंजम्पशन के लिए खरीदी हो, चाहे किसी और के कंजम्पशन के लिए, मतलब किसी और को बेचने के लिए। अगर किसी और के बेचने के लिए खरीदी है तो वो कस्टमर कहलाएगा। वहीं अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ खरीदी है अपने खुद को कंज्यूम करने के लिए उसे, तो वो उसका कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है।
ये आपका डिफरेंस हो गया कस्टमर और कंज्यूमर में। अब आता है आपका नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर होता है उसका नेचर क्या होता है? तो नंबर वन आता है आपका डायनेमिक इन नेचर। तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो पूरी लाइफ में चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्ट कैसा मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट चेंजेस ग्रेजुअली ओवर टाइम। ये टाइम टू टाइम ऐसे ही चेंज होता रहता है। नेट है वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। तो नॉट ऑल कंज्यूमर एक्ट इन सेम वे। जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो सभी सेम वे में एक्ट नहीं करते हैं। डिस्टिंक्ट शॉपर एग्जिबिट डिस्टिंक्ट बिहेवियर। जितने भी वो होते हैं सब अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। मतलब सब कंज्यूमर की जो नीड्स होती हैं, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर का नेचर, उसका लाइफ स्टाइल और उसका कल्चर आर ब्लेम फॉर वेरिएशन इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो यही कारण है कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज होने के कि उसका नेचर अलग होता है, कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल सबकी अलग अलग है और सबका कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लीड्स टू परचेज डिसीजन। तो अ चॉइस टू बाय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फेवरेबल कंज्यूमर बिहेवियर। जो जब किसी कंज्यूमर का बिहेवियर फेवरेबल होगा तभी वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार होता है। अ कंज्यूमर डिसीजन टू परचेज प्रोडक्ट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर। जो कंज्यूमर का ये बिहेवियर है कि वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाए, तैयार हो जाए, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हैगा वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अभी हमने देखा था कि कस्टमर टू कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट पजेस डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है। सम कस्टमर माइट परचेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सम प्रोडक्ट वाइल परचेजिंग लिटिल इज नो अमाउंट ऑफ अदर। कैसे डिफरेंट होता है? तो कुछ कस्टमर जैसे होते हैं वो किसी चीज़ की तो कमोडिटी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, और कुछ चीज़ों को बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट क्या है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड गोल कंज्यूमर बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। सभी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, अलग अलग गोल होते हैं, तो इसी वजह से जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ईच पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन मार्केट सिंस दे ईच हैव स्पेसिफिक वांट। जो हर पर्सन है वो अलग डिफरेंटली बिहेव करता है मार्केट में, क्योंकि उन सभी की अलग अलग वांट्स होती हैं। ये आपके पांच एक तरीके से नेचर हो गया 5 पॉइंट्स में कि कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारे ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है इसे स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो नंबर वन हैगा टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्ड फेवरेबली वाइल एग्जामिनिंग द प्रोडक्ट दे बेस्ट सूट देयर डिमांड। जो कंज्यूमर होते हैं अगर वो फेवरेबली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट के फेवर में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि जो ये प्रोडक्ट है वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है। इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग व्हाट पीपल परचेज। इसमें हम क्या देखते हैं कि लोग क्या खरीदते हैं, व्हेन दे डू सो कब खरीदते हैं, वेयर दे डू इट ये कहाँ खरीदते हैं, एंड हाउ फ्रिक्वेंटली दे यूटिलाइज इट और वो उसे कितनी जल्दी कंज्यूम करते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। Therefore, understanding consumer behavior will be crucial to market's ability to meet customer requirement। तो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को किस लिए समझने की जरूरत पड़ती है कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसे समझा जा सके, इसलिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो मार्केटिंग प्रोफेशनल कैन बेटर ग्रुप्स कंज्यूमर साइकोलॉजी बाय स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर जान सके कि कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एटीट्यूड इंटेंशन मोटिव कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ यूज्ड। उनके जो कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझते हैं, उन वो क्या क्या चीज़ें समझते हैं, उसमें नॉलेज को समझते हैं, उनके एटीट्यूड को समझते हैं, इंटेंशन को समझते हैं, उनका क्या मोटिव है, इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर मोटिव। कंज्यूमर के मोटिव को समझने में हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो टू कॉम्प्रहेंड द कंज्यूमर मोटिवेशन फॉर मेकिंग परचेज कंज्यूमर बिहेवियर मस्ट बी स्टडीड। किसी भी कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, सबसे पहले हमें उसके कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना जरूरी होता है। अ कंज्यूमर हैज सेवरल मोटिव, क्योंकि एक कंज्यूमर के कई सारे मोटिव होते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट नॉट ऑल दीज रीजन मोटिव फॉर बाइंग आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो ये जरूरी नहीं है कि उसके जितने भी मोटिव हैं वो सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। कुछ मोटिव ऐसे होते हैं उनके जो कि प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार कर देते हैं, और कुछ मोटिव ऐसे होते हैं जो इतनी रिलेवेंट नहीं रखते। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मार्केटर।
कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना कि वो कैसे डिसीजन बनाते हैं, ये मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर प्रिटी रेशनल। कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो रेशनल हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से सेल्फिश टाइप हो जाते हैं। बिफोर मेकिंग परचेज इंडिविजुअल सिस्टमेटिकली यूज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन मार्केट। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मार्केट में जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो हमें कंज्यूमर्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो देयर आर डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएशन इन मार्केट। डिफरेंट प्रोडक्ट आर नीडेड एंड डिजायर्ड बाय डिफरेंट ग्रुप। कैसे, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोगों के द्वारा डिमांड करे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन एंड रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर। तो अ रेडी कस्टमर इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ मार्केटर हु बिल्ड देयर ऑफरिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर वांट। क्या बोला गया है, उन लोगों के लिए जो हमेशा कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट ऑफर करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं। उनके पास हमेशा कस्टमर अवेलेबल रहते हैं, कभी भी कस्टमर खत्म नहीं होते। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो न्यू प्रोडक्ट आर क्रिएटेड विद द टारगेट मार्केट डिमांड एंड प्रेफरेंस इन माइंड। कंज्यूमर की मार्केट की डिमांड को और प्रेफरेंस को माइंड में रखते हुए नए प्रोडक्ट को डेवलप करा जाता है, और इस तरीके से वो नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जिनके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन कि वो प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो नंबर 1 आता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्ट और सेट ऑफ सर्विस आर हैवली इम्पैक्टेड बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कि वो किसी प्रोडक्ट को लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, ह्यूमन की साइकोलॉजी से। साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड मोटिवेशन, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिलीफ एंड लर्निंग। ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कंज्यूमर मोटिवेट कितना है उसके बारे में, परसेप्शन क्या है उसका, एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है और लर्निंग कैसी है प्रोडक्ट के बारे में। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये 5 चीज़ें आती है हमारी साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मोटिवेशन कैसे है, तो इट इज़ अ पॉजिटिव फोर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। मोटिवेशन होता क्या है, ये एक ऐसा पॉजिटिव फोर्स है जो किसी भी कंज्यूमर को, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स करता है कोई भी काम करने के लिए। तो कंज्यूमर मोटिवेशन टू परचेज ए गुड्स एंड सर्विस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो जो किसी भी कंज्यूमर का है वो मोटिवेशन है वो कैसे बढ़ेगा, वो उसकी नीड्स पर डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है और सिक्योरिटी नीड क्या है कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन मीन्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग एंड देन फॉर्मिंग वंस व्यू ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसके ऊपर अपना एक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उसे कहा जाता है परसेप्शन। तो इफ अ कंज्यूमर फॉर्म अ पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट अ ब्रांड इट श्योरली इन्फ्लुएंस हिज बाइंग डिसीजन। तो अगर किसी कंज्यूमर का किसी ब्रांड के तरफ कोई पॉजिटिव परसेप्शन बन जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब वो पर्सन है वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट है लर्निंग। तो अ पर्सन गेन ग्रेटर नॉलेज अबाउट अ प्रोडक्ट व्हेन दे परचेज इट। कोई भी पर्सन अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो उससे पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करता है अच्छे से। लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन कंज्यूमर एबिलिटी एंड नॉलेज। जो लर्निंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर की एबिलिटीज़ पर और उसकी नॉलेज पर। नेक्स्ट है एटीट्यूड एंड बिलीफ। तो इफ अ कंज्यूमर हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्टेन ब्रांड और मैन्युफैक्चरर दे हैव हाई चांस दैट ही विल बाय थिंग फ्रॉम देम। अगर किसी कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है किसी ब्रांड की तरफ, तो ये कंफर्म हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो कंज्यूमर है वो उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है। ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। सेकेंड टाइप के फैक्टर आते हैं आपके सोशल फैक्टर। तो ड्यू टू देयर सोशल नेचर ह्यूमन आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय पीपल हु आर अफेक्ट देयर परचेजिंग डिसीजन। क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो हरदम अपने आसपास कुछ ना कुछ लोगों से घिरे रहते हैं। तो इस पे क्या होता है, उनका जो परचेजिंग डिसीजन है वो उनके आसपास के एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। द परचेजिंग डिसीजन ऑफ ह्यूमन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल अराउंड देम इन मेनी वेज। लोगों के आसपास जिस तरीके के लोग रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो उनसे कितने इन्फ्लुएंस हैं कि वो उनको मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, उन्हें मना करवा देंगे प्रोडक्ट खरीदने से। तो दीज वेज आर रिगार्डेड एज सोशल एलिमेंट। तो इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं सोशल एलिमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है इसमें फैमिली। तो फैमिली एंड इट्स मेंबर आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु मोटिवेट आवर परचेज डिसीजन। जो फैमिली होते हैं और फैमिली मेंबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है जो कि किसी भी पर्सन के परचेज डिसीजन को अफेक्ट करता है।
सेकंड आता है हमारा रेफरेंस ग्रुप। तो अ पर्सन रेफरेंस ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ पर्सन एसोसिएटेड टू हिमसेल्फ। फैमिली और उनके फैमिली मेंबर के अलावा जो बाकी लोग जितने भी लोग किसी इंडिविजुअल से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे रेफरेंस ग्रुप। तो दूसरे नंबर पर आते हैं ये रेफरेंस ग्रुप जिनके ऊपर किसी भी पर्सन का परचेज डिसीजन डिपेंड करता है। थर्ड टाइप के आते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर। ये कौन होते हैं? तो अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू अ सर्टेन कम्युनिटी बिलीफ एंड आइडियोलॉजी। तो जो लोग होते हैं हमारे वो किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? कई तरीके की कम्युनिटी बिलीफ, मतलब वो कई चीज़ों में विश्वास रखते हैं, कई तरीके की उनकी आइडियोलॉजी होती है। तो एक किसी पर्सन का बिहेवियर कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो इन आइडियोलॉजी और इन बिलीफ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। फोर्थ टाइप का आता है हमारा पर्सनल फैक्टर। तो कंज्यूमर पर्सनल सर्कमस्टांस हैव एन इम्पैक्ट ऑन व्हाट दे बाय। तो कंज्यूमर जो होते हैं उनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है, क्या सिचुएशन है उनकी, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो दीज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती हैं, रिजल्टिंग इन वेरियस व्यूज एंड परचेजिंग पैटर्न, जिससे इन्हें कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला फैक्टर आता है पर्सनल के अंदर एज। तो एज अफेक्ट परचेज प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल। लोग बाग अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को देखते हैं कि उनकी एज के लिए क्या सूटेबल प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम। और तो अ पर्सन परचेजिंग बिहेवियर में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इनकम। जो पर्सन का बिहेवियर है कि वो किसी चीज़ को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उनकी इनकम पर भी डिपेंड करता है। इंडिविजुअल विद हाई डिस्पोजेबल इनकम स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विस एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल लोअर इनकम। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है वो गुड्स और सर्विसेज पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन कंपैरिजन टू जिन लोगों की इनकम कम होती है। थर्ड आता है हमारा फैक्टर ऑक्यूपेशन, जो कि अ कंज्यूमर परचेज डिसीजन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज हर ऑक्यूपेशन। वो क्या काम करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट को खरीदेंगे या किस टाइप के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल। तो अ पर्सन लाइफ स्टाइल इज देयर एटीट्यूड एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर इन सोसाइटी। किसी पर्सन का लाइफ स्टाइल कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है और वो दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, उस चीज़ पर भी हमारा डिपेंड करता है कि कोई वो किसी प्रोडक्ट को किस टाइप के प्रोडक्ट को खरीदेंगे और किस टाइप के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। तो द कंज्यूमर बाइंग हैबिट एंड डिसीजन मेनली डिपेंड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री और अ मार्केट। तो किसी कंज्यूमर का जो बाइंग हैबिट है वो किस चीज़ पर भी डिपेंड करती है? उनके इकोनॉमिक स्टेटस पर कि वो किस टाइप की कंट्री में रहते हैं, किस टाइप की मार्केट में रहते हैं। व्हेन अ कंट्री इज रिच इट्स इकोनॉमी इज पावरफुल। अगर कोई कंट्री रिच होगी तो उसकी इकोनॉमी कैसी होती है? पावरफुल होती है, विच रिजल्ट इन मोर अवेलेबल ऑन मार्केट एंड बेटर कंज्यूमर परचेजिंग पावर। तो उनकी इकोनॉमिक पावरफुल है, इसका मतलब क्या है? लोग पैसे वाले हैं और वो वहाँ पर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना पसंद करते हैं। ये चीज़ आती है आपकी इकोनॉमिक फैक्टर में। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है इकोनॉमिक फैक्टर में? तो हमारी फर्स्ट आती है पर्सनल इनकम। अ पर्सन परचेजिंग पावर राइज पैरेलली विद द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। किसी पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम कितना बढ़ती है उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितना परचेजिंग पावर उसकी बढ़ेगी। द मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर मीटिंग अ पर्सन फंडामेंटल नेसेसिटी इज रेफर्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो पर्सन हैगा उसकी जो नेसेसिटीज़ को पूरी करने के लिए जिस इनकम का वो यूज़ करता है उसे कहा जाता है उसकी डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उन्हें पूरा करने के बाद जितना पैसा उसके पास बच जाता है जिसे वो अब परचेजिंग पर गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड कर सकता है उसे कहा जाता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। सेकंड फैक्टर आता है आपका फैमिली इनकम। तो द इनकम ऑफ ऑल फैमिली मेंबर व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म फैमिली इनकम। जो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उनकी जब सारी इनकम को कंबाइन कर दिया जाए तो वो मिलाकर क्या बनती है? फैमिली इनकम बन जाती है। इट इज़ देयरफॉर शेयर दैट व्हेन अ फैमिली हैज़ मोर ब्रेड अर्नर दे विल स्पेंड मोर ऑन डेली एंड एक्स्ट्रा गुड्स। तो यही बोला जाता है कि अगर एक फैमिली में ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे तो वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर, डेली प्रोडक्ट पर ज़्यादा पैसा खर्चा स्पेंड करेंगे। तो फैमिली विद लो इनकम स्पेंड लेस ऑन दिस। और वहीं जहाँ फैमिली की इनकम लो होगी, जहाँ पर कमाने वाले कम होंगे, वहाँ पर वो इन चीज़ों पर कम खर्चा करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी सेविंग। तो इट इज़ द अमाउंट फ्रॉम द इनकम दैट इज सेट असाइड पर्पस फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। तो सेविंग्स में क्या आता है? वो अमाउंट जो हमारी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए सेट असाइड कर दी जाती है, मतलब अलग निकाल कर रख दी जाती है, उसे कहा जाता है आपका सेविंग। इट होल्ड अ स्पेसिफिक प्लेस इन परचेज डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर। ये क्या करता है? जो कंज्यूमर का परचेज डिसीजन होता है उसमें एक अलग जगह बना लेता है। व्हेन अ कंज्यूमर मेक हिज माइंड टू डू मोर सेविंग द परचेज डिक्लाइन। अगर कंज्यूमर ये डिसीजन बना लेता है कि उसे अब सेव ज़्यादा करना है तो वो परचेज उसकी डिक्लाइन हो जाती है। वेरेज अगर वो सेव कम करना पसंद करता है तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट हैगा कंज्यूमर क्रेडिट। तो इजी क्रेडिट ऑप्शन ऑफ कंज्यूमर हु वांट टू बाय आइटम इनकरेज ग्रेटर एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर की क्रेडिट मतलब उनको कितने क्रेडिट ऑप्शन मिल रहे हैं, कितने उधारी पर सामान ज़्यादा मिल रहा है। अगर कंज्यूमर को उधारी पर सामान ज़्यादा मिलेगा तो वो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब अगर कुछ टाइम के बाद उन्हें पे करना पड़े तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। वहीं अगर उन्हें एकदम कैश में खरीदने के लिए बोला जाए तो वो उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर लग्जरियस एंड कंफर्ट व्हेन क्रेडिट इज मोर रेडली अवेलेबल। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो लग्जरी गुड तभी खरीदना पसंद करते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर के जो बाइंग का डिसीजन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द परचेज डिसीजन प्रोसेस इनेबल मार्केटर टू बिल्ड मार्केट कैंपेन दैट आर डिस्टिंक्टिव एंड आइडेंटिफाइबल बाय कस्टमर अलाउइंग देम टू रिकॉल द प्रोडक्ट इन टाइम ऑफ नीड। क्या बोला है, अगर मार्केटर्स को ये देखना है कि जब कंज्यूमर को उसके पास प्रोडक्ट खत्म हो जाए और उसे उसको खरीदने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें उनका ही प्रोडक्ट का नाम ध्यान में आए और उनका ही प्रोडक्ट ध्यान में आए। ये चीज़ देने के लिए उन्हें पहले ये जानना पड़ता है कि कंज्यूमर खरीदता किस टाइम पर है, उनके बाइंग करने का मतलब प्रोडक्ट को खरीदने का प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से वो खरीदता है, जिससे वो उस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, जिसमें अपने प्रोडक्ट को डाल सकें, जिससे अगर कभी कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट खत्म होता है तो सबसे पहले उन्हें उसी ब्रांड के या उस मार्केटर के प्रोडक्ट की याद आए। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं हमारे परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस में। सबसे क्या है, दो द परचेज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। इट बिगिन विद प्री परचेज एंड कंक्लूड विद पोस्ट परचेज। द फॉलोइंग स्टेप कंप्राइज द बायर चॉइस प्रोसेस। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए ये 5 चीज़ें आती हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आता है हमारा द नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले उन्हें पहचानना होता है कि कंज्यूमर को जो खरीदना चाहते हैं वो हैं कौन कौन। फिर सेकंड स्टेप आता है इन्फॉर्मेशन सर्च, मतलब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उन्हें जानना होता है। फिर परचेज डिसीजन लेना होता है। ये कंज्यूमर के स्टेप बता रखे हैं आपको। सबसे पहले कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होती है, कहीं भी अवेलेबल होती है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। फिर इवेल्युएशन ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस को इवेल्युएट करता है कि हमें एक तरीके से क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है। उसके बाद परचेज डिसीजन कि हमें इनमें से कौन सा चीज़ खरीदनी है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, परचेज करने के बाद क्या क्या इवेल्युएशन करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट आता है स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन। तो द इनिशियल स्टेज इन बायर डिसीजन प्रोसेस इज नीड रिकॉग्निशन। द बायर डिटेक्ट अ नीड एंड लर्न दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट रिक्वायर इन एब्सेंस एट दिस स्टेप। क्या बोला गया है, पहला स्टेप क्या आता है बायर के डिसीजन प्रोसेस में, नीड रिकॉग्निशन। मतलब वो ये पहचानता है कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट की कमी है और जिसको मेरे को खरीदने की जरूरत है। तो मार्केटर मस्ट यूज कैंपेन टू रेज ब्रांड रिकॉग्निशन एंड गारंटी दैट कस्टमर रिमेंबर द ब्रांड व्हेन दे आर इन नीड। तो मार्केटर को क्या करनी चाहिए, ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जिससे उनकी ब्रांड की रिकॉग्निशन हो, मतलब सभी को उनके बारे में पता लगे और ये ध्यान रहे कि जब भी उनके पास प्रोडक्ट खत्म हो तो उनको उनकी ब्रांड की याद आए। तो द ब्रांड मस्ट बी इन डिस्टिंक्टिव एंड ट्रस्टवर्दी इन द आई ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो वो ब्रांड कैसी होनी चाहिए, वो डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज प्रॉम्प्टेड बाय अ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस दे बिगिन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल सॉल्यूशन फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज। तो जब भी कोई कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है एक तरीके से। तो वो मतलब अब वो जब ये तय कर लेता है, जान लेता है कि उसे किस प्रोडक्ट को खरीदना है, तो फिर वो क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है। अब ब्रांड मस्ट सक्सेसफुली गिव ऑल इंफॉर्मेशन टू इट्स क्लाइंट रिक्वायर। तो एक ब्रांड को वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो उसकी क्लाइंट को जरूरत होती है या उसके कस्टमर को जरूरत होती है। कस्टमर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ब्रांड, और ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो कस्टमर हो वो ब्रांड के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ अल्टरनेटिव इवेल्युएशन। तो कस्टमर एनालाइज देयर ऑप्शन इन दिस स्टेप। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं वो एनालाइज करते हैं कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपनीज ऑफर वेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो अलग अलग तरीके ऑफर करती हैं उन्हें उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मार्केटर मस्ट परसुएड कस्टमर दैट देयर प्रोडक्ट इज बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर। मार्केटर को ये परसुएड करना चाहिए कि जो उनका प्रोडक्ट है वो उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा है। अपने कस्टमर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए।
तो दिस डिसीजन में भी इन्फ्लुएंस बाय प्राइसिंग, तो ये किस किस चीज़ों से हो सकता है, प्राइसिंग अच्छी रखे, एडिशनल फीचर दें उसमें, कुछ एस्पेक्ट्स अदर, कुछ अलग चीज़ दें प्रोडक्ट में, तब कस्टमर इवेल्युएट करते समय उनके प्रोडक्ट को चूज करेगा। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ परचेज डिसीजन। तो वंस द कस्टमर गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दे विल चूज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अब जब कस्टमर के पास सारे वैल्यूएशंस आ जाते हैं, सारे अल्टरनेटिव आ जाते हैं, तो वो उनमें से क्या करता है, एक अल्टरनेटिव को चूज कर लेता है। दिस डिसीजन इज इन्फ्लुएंस बाय टू मेजर कंपोनेंट। तो ये चीज़ें किस चीज़ से, दो मेजर कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं, किस किस से, एटीट्यूड से और अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि आएगा स्टेज ऑफ पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसमें क्या आता है हमारा, इट इज इनकरेक्ट टू बिलीव दैट अ मार्केटर ड्यूटी इज कंप्लीट आफ्टर अ कस्टमर मेक का परचेज। अब ये कंफर्म, ये नहीं माना जाता है कि अगर एक मार्केटर ने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच दिया और कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल टू नो वेदर द बायर आर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड विद द परचेज। मार्केटर को ये भी जानना होता है कि जो बायर है वो हमारी इस परचेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। इट इज़ क्रिटिकल टू इंश्योर दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज दैट दिस इज द की टू स्टेबलाइज ट्रस्ट एंड लॉयल कस्टमर बेस फॉर द ब्रांड। ये किस लिए जानना होता है मार्केटर्स को या ब्रांड वालों को, क्योंकि इसी से पता लगता है कि हमारी ब्रांड कितनी ट्रस्टवर्दी है, लोग इस पर कितना विश्वास कर रहे हैं और हमारा कस्टमर कितना लॉयल है हमारे लिए। ये चीज़ जानने के लिए उन्हें ये पोस्ट परचेज बिहेवियर भी रखना पड़ता है अपने स्टेप में। पहले मार्केट सिलेक्शन का मतलब होता क्या है, तो मार्केट सेगमेंट सबसे पहले समझना है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन अ लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉलर और एंड मैनेजेबल ग्रुप्स। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब हम एक कॉम्प्लेक्स मार्केट को, मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है, उसे हम छोटी छोटी मार्केट्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, जिससे हम उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उसे कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन। दीज बेस में रेंज फ्रॉम ज्योग्राफिकल टू डेमोग्राफिक, कल्चरल, साइकोग्राफिक। और ये जो हम डिवीज़न करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, वो किस बेसिस पर बनाते हैं, या तो ज्योग्राफिकल बेसिस पर, या डेमोग्राफिक बेसिस पर, या कल्चर बेसिस पर, या साइकोग्राफिक बेसिस पर, और इसके अलावा भी कई सारे बेसिस हो सकते हैं। सेगमेंटेशन करने का क्राइटेरिया क्या होता है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी। तो द मार्केटिंग मैनेजर इंटरेस्टेड इन सेगमेंटेशन मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिक मींस ऑफ आइडेंटिफाई मेंबर ऑफ दिस सेगमेंट। जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो चाहता है कि सेगमेंटेशन हो, उसे सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा कि मींस ऑफ कि मेंबर कौन कौन है जिन्हें हमें डिवाइड करना है, मतलब किस बेसिस पर एक्चुअली में हमें मार्केट को डिवाइड करना है। सम बेसिस फॉर क्लासिफाइंग एन इंडिविजुअल एज बीइंग और नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ सेगमेंट। और हम किसी, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस मार्केट के किस ग्रुप का हिस्सा है। सेकंड आता है एक्सेसिबिलिटी। तो वंस अ सेगमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी कम्युनिकेट विद देम। सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्केट को सेगमेंट करना है। अब हम अगर एक बार सेगमेंट कर देते हैं तो एक्सेसिबिलिटी आता है, मतलब क्या हम उनसे बात कर सकते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एबल टू फोकस इट्स मार्केटिंग एफर्ट ऑन चूजिंग सेगमेंट। तो इस तरीके से सेगमेंट चूज करनी चाहिए। कोई अगर फर्म है तो उसे किस मार्केट में जाना है, ये देख कर जाना चाहिए कि जो उसमें कस्टमर हैं वो कौन है, उनसे हम बातचीत कर पाएंगे, उन्हें अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिवनेस। तो इफ द सेगमेंट कैन बी आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेटेड विद द नेक्स्ट क्राइटेरिया टू कंसीडर वेदर और नॉट द सेगमेंट विल रिस्पॉन्ड टू मार्किंग एफर्ट। अब एक बार सेगमेंट आपने डिवाइड भी कर ली और ये भी पता लग गया कि आप उनसे कॉन्टेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, ये देखना है आपको कि जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब जो जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, क्या मार्केट जो आपने चूज करी है वो उसके अगेंस्ट या फेवर में रिस्पॉन्स कर रही है। अगर रिस्पॉन्स कर रही है तो ये क्राइटेरिया भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस। तो द लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इज इट रियली सिग्निफिकेंट। तो नेक्स्ट क्या देखना है, अब एक बार आपका मार्केट सेगमेंटेशन भी हो गया, कम्युनिकेशन भी हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस भी आपने चेक कर ली, तो आता है सिग्निफिकेंस कि जो आपने मार्केट चूज करी है क्या वो सिग्निफिकेंट है, मतलब एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग है कि जो मार्केट आपने चूज करी है उसमें वो बिक सकेगा, मतलब वहाँ पर ऐसे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। द सेगमेंट मस्ट पजेस बाइंग पावर। कस्टमर की बाइंग पावर होनी चाहिए उस सेगमेंट में टू मेक अ वर्थवाइल कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिससे क्या हो, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन की जो ये मार्केट का सेगमेंटेशन करा जाता है इसका बेनिफिट क्या क्या होता है। तो नंबर वन है फैसिलिटेट प्रॉपर चॉइस ऑफ टारगेट मार्केटिंग। तो सेगमेंटेशन हेल्प द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश वन कस्टमर ग्रुप फ्रॉम अनदर विद इन अ गिवन मार्केट एंड देयरबाय इनेबल हिम टू डिसाइड विच सेगमेंट शुड फ्रॉम हिज टारगेट मार्केट। हम मार्केट को किस लिए डिवाइड करते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि एक्चुअल में हमारे कस्टमर कितने हैं और किस ग्रुप में हैं।
एक बार हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में किस किस टाइप के कस्टमर है और हमारे प्रोडक्ट के कस्टमर किस किस ग्रुप में है, हम उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर सकें, इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी है। नेक्स्ट है हायर प्रॉफिट। तो इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्राइस फॉर द होल मार्केट। ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आप पूरी मार्केट का प्राइस को इंक्रीज कर सके, तो आप नेवरदलेस इट इज पॉसिबल टू डेवलप प्रीमियम सेगमेंट इन विच कस्टमर एक्सेप्ट अ हाई प्राइस लेवल। तो सेगमेंटेशन के से क्या होता है, हम मार्केट को कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं, जहां पर प्रीमियम कस्टमर होते हैं वहां पर हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर लेते हैं, और जहां पर प्रीमियम कस्टमर नहीं होते हैं वहां हम थोड़ा कम मतलब नॉर्मल प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट टैपिंग ऑफ मार्केट एडेप्टिंग द ऑफर टू द टारगेट। तो ये क्या है, सेगमेंटेशन ऑल्सो इनेबल द मार्केटर टू क्रिस्टलाइज द नीड ऑफ टारगेट बायर। सेगमेंटेशन क्या इनेबल करता है मार्केटर को कि वो क्रिस्टलाइज कर सके टारगेट बायर की, उसके बायर कौन है और उन्हें रिटेन कर रख सके। इट ऑल्सो हेल्प टू जनरेट एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ लाइक रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच सेगमेंट ऑफ द टारगेट बायर। ये और क्या इंश्योर करता है, इस सेगमेंटेशन से हमें पता लग जाता है कि हमारे बायर्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं क्या वो उन्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। Moreover, when buyer are handled after careful segmentation, the response of each segment will be homogeneous। और अगर सभी एक जैसे बायर होंगे और वो रिस्पॉन्सिव होंगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो होमोजीनियस आएगा, मतलब एक ही जैसा सबका रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। तो एन अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट टारगेट ऑल कस्टमर इन द टोटल मार्केट नेसेसरीली रिड्यूस कस्टमर प्रेफरेंस टू स्मॉलेस्ट कॉमन बेसिस। ये क्या है, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन। तो सेगमेंटेशन से क्या होता है, हमारा एक तरीके से हमारे कस्टमर से हमें पता लग जाता है कौन कौन हमारे कस्टमर है। फिर अगर उन कस्टमर को किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस की जरूरत होती है, तो वो हम कर सकें। इसलिए मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कस्टमर होंगे या बहुत ज़्यादा रश होगा तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमारे जो एक्चुअल कस्टमर है उन्हें किस चीज़ की नीड है, किस टाइप का प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर सेगमेंटेशन होता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारा इनोवेशन स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब हम इजीली इनोवेशन कर पाते हैं। तो segmentation provide information about smaller unit in total market that share particular needs। Next benefit है make the marketing effort more efficient and economic। तो segmentation ensure that marketing effort is concentrated on well defined and carefully chosen segment। सेगमेंटेशन क्या इंश्योर करता है कि जो भी मार्केटिंग एफर्ट लग रहे हैं वो कंसंट्रेटेड रहे, मतलब एक जगह पर लगें और जिस मार्केट में हमारे कस्टमर है उसी जगह पर लग सकें। आफ्टर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एनी फर्म आर लिमिटेड एंड नो फर्म कैन नॉर्मली एफर्ट टू अटैक एंड टैप द एंटायर मार्केट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं सभी मार्केट के पास। कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फर्म है, वो पूरी मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से सेगमेंटेशन हमारे इफिशियंट और इकोनॉमिक वे में हमारे एफर्ट्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। अब आएगा बेसिस फॉर सेगमेंटिंग मार्केट। अब मार्केट को हम किस किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन सेलर डिस्टिंग्विश केयरफुली अमंग द रीजन इन विच दे कैन ऑपरेट एंड चूज दोज इन विच दे कैन एंजॉय अ कंपैरेटिव एडवांटेज। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, ये वो तरीका है जिसमें जो सेलर होता है वो क्या करता है, अपनी मार्केट है उसे किस बेसिस पर डिवाइड कर देता है कि किस किस रीजन में वो ऑपरेट हो रहा है, मतलब किस किस रीजन में उसकी सेल्स हो रही है। फिर उसमें से जो भी सबसे बेस्ट सेल वाला एरिया होता है उसे वो चूज कर लेता है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन सेलर अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल सच एज एज, सेक्स, फैमिली साइज, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रीजन, नेशनलिटी, सोशल क्लास, इन सारे बेसिस पर। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, वो फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन जिसमें कि सेलर क्या करता है, डेमोग्राफिक वेरिएबल का क्या होते हैं, जैसे एज के बेसिस पर, फैमिली के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फैमिली लाइफ साइकिल, रीजन, नेशनलिटी, इन सारे बेसिस पर क्या करें, मार्केट को डिवाइड करें, तो उसे कहा जाता है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन द बेसिक आइडिया इज दैट बायर नीड मे बी मोर डिफरेंशिएटेड अलोंग लाइफ स्टाइल और पर्सनैलिटी लाइन देन अलोंग स्ट्रेट फॉरवर्ड डेमोग्राफिक लाइन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें यह माना जाता है कि जो हमारा सेलर है, मतलब बायर है, उसकी जो नीड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं उनकी लाइफ स्टाइल और प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग। तो सेलर क्या करता है, इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर जो हमारी मार्केट है उसे सेगमेंट कर देता है, मतलब उसे डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट सेगमेंटेशन। इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन बायर सब डिवाइड इन रिलेशन विद द वेरियस बेनिफिट विच दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बेनिफिट सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें जो सेलर होता है वो किस बेसिस पर मार्केट को डिवाइड करता है कि बायर से उन्हें कितना बेनिफिट मिल रहा है किस प्रोडक्ट में, उसके बेसिस पर मार्केट को डिवाइड कर दे तो उसे कहा जाता है आपका बेनिफिट सेगमेंटेशन। अ सैंपल ऑफ कंज्यूमर आर इंटरव्यूड फ्रॉम फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, जो बायर्स होते हैं उनसे फीडबैक ली जाती है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है इसको जानने के लिए।
नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम सेगमेंटेशन। तो इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन सेलर डिस्टिंग्विश द हैवी, मीडियम, लाइट एंड नॉन यूजर ऑफ हिज प्रोडक्ट। वॉल्यूम सेगमेंटेशन में क्या करता है, जो सेलर होता है वो किस बेसिस पर डिवाइड करता है कि सबसे ज्यादा उसका प्रोडक्ट कौन खरीदते हैं, फिर मीडियम कौन खरीदते हैं, लाइट कौन खरीदते हैं, और कैसे कौन ऐसे लोग हैं जो उनका प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं है, उसके बेसिस पर मार्केट को डिवाइड करते हैं। देन ही एक्सेप्ट टू डिटरमाइन वेदर दिस ग्रुप डिफर इन डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक भी, और ये भी देखा जाता है कि कहीं ये ग्रुप डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक वे में डिफर कर रहे हैं, मतलब अलग अलग हैं या नहीं है, ये भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन। तो इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन सेलर अटेम्प्ट टू सबडिवाइड द मार्केट इनटू ग्रुप रिस्पॉन्सिव टू डिफरेंट मार्केटिंग फैक्टर। मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो सेलर होता है वो मार्केट को किस बेसिस पर डिवाइड करता है कि जो इस मार्केट्स में ग्रुप बने हुए हैं वो कितने रिस्पॉन्सिव है मार्केटिंग फैक्टर के लिए। मतलब अगर मार्केटिंग फैक्टर में चेंज हो रहा है तो उन ग्रुप्स में भी क्या कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके बेसिस पर जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है मार्केटिंग फैक्टर सेगमेंटेशन। सच एज इस मार्केटिंग फैक्टर में क्या क्या आता है, प्राइस आता है, प्राइस की डील्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिटेल, एडवर्टाइजिंग एंड ये सारी चीज़ें हमारी किस चीज़ में, मार्केटिंग फैक्टर में आ जाती हैं। नेक्स्ट सेगमेंटेशन है हमारा प्रोडक्ट स्पेस सेगमेंटेशन। तो इन दिस फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन बायर आर आस्क्ड टू कंपेयर एग्जिस्टिंग ब्रांड अकॉर्डिंग टू देयर परसीव्ड सिमिलरिटी एंड इन रिलेशन टू देयर आइडियल ब्रांड। ये प्रोडक्ट स्पेस सेगमेंटेशन में क्या होता है, बायर को क्या करता है, कंपेयर करता है कि जो उनका एक्चुअल में ब्रांड है उसको कंपेयर करता है जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसके साथ, और अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है तो फिर उसके बेसिस पर जब अपना डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को खरीदने का, तो इस बेसिस पर भी हमारी क्या होती है, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं सेलर, तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट स्पेस सेगमेंटेशन। तो ये 7 तरीके होंगे आपको मार्केट सेगमेंट करने के, जिस तरीके से कोई भी सेलर मार्केट को डिवाइड कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टारगेटिंग। तो मार्केट टारगेटिंग क्या होता है, तो मार्केट टारगेटिंग इज द नेम ऑफ दिस टेक्निक। अ टारगेट मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर विद हुम अ बिजनेस चूज टू डू बिजनेस एंड हु हैव सिमिलर वांट्स एंड ट्रेड्स। मार्केट टारगेटिंग का क्या मतलब होता है, टारगेट मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो फर्म होती है वो चूज करती है एक ग्रुप को, कस्टमर्स के ग्रुप को, जिसके साथ वो बिजनेस करना चाहती है, जिन कस्टमर्स की सेम नीड्स हैं, सेम वांट्स हैं, सेम ट्रेड्स हैं। मतलब जो ये ऐसा ग्रुप होता है कस्टमर का जिसकी डिमांड सेम है, तो फर्म उस ग्रुप को चूज करती है कि हाँ मेरी टारगेट मार्केट ये लोग हैं, इन लोगों को मेरा प्रोडक्ट चाहिए और हमें इन लोगों के साथ ही बिजनेस करना है, तो वो कहलाता है आपका मार्केट टारगेट। और टारगेट मार्केट वेल डिफाइंड सेट ऑफ कस्टमर होता है हुज नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू सेटिस्फाई, जिनकी नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई करना चाहती है। ही फर्दर सजेस्ट दैट मार्केट target market may be total focus of organization and it may be viewed only a single state starting point for later expansion to other market segment। ये क्या करता है, जो मार्केट होती है वो क्या होती है, टोटल फोकस इसका ऑर्गेनाइजेशन का इसी पर रहता है, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे आगे कोई भी फर्म अपना एक्सपेंशन कर पाती है। फैक्टर कंसीडर्ड फॉर बिफोर सिलेक्टिंग अ टारगेट मार्केट। अब किसी भी मार्केट को हम टारगेट मार्केट मानेंगे उससे पहले हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो नंबर 1 आता है साइज ऑफ मार्केट और सेगमेंट। द मार्केट शुड बी लार्ज इनफ टू मेक सेलर एंड अर्निंग फॉर दी सेम। तो मार्केट कम से कम इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि उसमें आराम से सेल हो सके और अर्निंग भी हो सके। स्मॉल सेगमेंट जनरली हैव लेस कंज्यूमर, क्योंकि जो स्मॉल सेगमेंट्स होती हैं, स्मॉल मार्केट्स होती हैं, उसमें कंज्यूमर कम होते हैं और वहाँ से प्रॉफिट ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। तो द सेगमेंट दैट इज चूजन बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुड बी विद इन द रीच ऑफ द फर्म एंड शुड बी इजी टू एक्सेसिबल। तो हमें वही मार्केट को टारगेट करना चाहिए जो कि हमारी लिमिट में हो, जिसके पास जहाँ तक हमारा प्रोडक्ट या जो भी हमारी सर्विस है वो आराम से पहुँच सके और जो इजीली एक्सेसिबल हो। तो ऐसी मार्केट हमें चूज करनी चाहिए, ऐसी मार्केट को हमें टारगेट मार्केट बनाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोथ। द चूजन सेगमेंट शुड ऑल्सो हैव ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। हमें और क्या ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मार्केट को टारगेट मार्केट हमें तभी बनाना चाहिए जब आगे हमें उसमें लग रहा हो कि हाँ इस मार्केट में हमारी ग्रोथ हो सकती है। इन अब्सेंस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी द प्रॉफिट विल बी लिमिटेड, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, कभी इंक्रीज हो ही नहीं पाएगा टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए लिमिटेड हो जाएगा। फिर है मेजरेबल। तो द रिजल्ट ऑफ टारगेट सेगमेंट शुड बी मेजरेबल। तो जो रिजल्ट होना चाहिए वो टारगेट सेगमेंट का कैसा होना चाहिए, मेजरेबल रिजल्ट होना चाहिए। एनालाइजिंग रिजल्ट बिकम एन इजी प्रोसेस, क्योंकि जो एनालाइज करेंगे हम रिजल्ट को उसी से हमें पता लग पाएगा कि कोई भी मार्केट जो हमने चूज करी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग टारगेट और क्या क्या हमें फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर टॉपिक आपका पोजीशनिंग क्या होती है, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जिसका पूरा नाम हैगा, पोजीशनिंग का पूरा नाम हैगा प्रोडक्ट पोजीशनिंग। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ कंज्यूमर डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑप्शन एंड द पोजीशन इट होल्ड इन कंपैरिजन टू राइवल आइटम इन देयर माइंड। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, ये एक तरीका होता है जिसमें कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को और जो उसके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि उनके माइंड में उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है,
उसे कहा जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्या होता है? जब कंज्यूमर डिफरेंशिएट करे या डिस्क्राइब करे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन प्रोडक्ट विद कंपैरिजन विद प्रोडक्ट ऑफ राइवल्स, तो उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग। कि किसी भी कंज्यूमर के माइंड में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके प्रोडक्ट को लेकर और जो आपके क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट को लेकर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिस ऑफ पोजीशनिंग। जो ये प्रोडक्ट पोजीशनिंग की जाती है इसका बेसिस क्या होता है, कंज्यूमर कैसे करता है। तो फर्स्ट है टॉप ऑफ द रेंज। तो दिस इज प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर कंसिडर टू बी द बेस्ट। सबसे पहले क्या देखता है कंज्यूमर? टॉप ऑफ द रेंज, मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, और सबसे महंगा क्या है। इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड प्रीमियम व्हेन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट। और इसमें क्या करा जाता है, जो ये प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाकी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करा जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी। तो द एक्सटेंड टू विद द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट आर फेयर ट्रेड ऑफ फॉर द प्राइस बीइंग रिक्वेस्टेड। फिर क्या देखा जाता है जो कंज्यूमर होता है कि वैल्यू फॉर मनी, मतलब जितना हम पैसा पे कर रहे हैं क्या उतना ही बेनिफिट हमें उस प्रोडक्ट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्ट आर फ्रिक्वेंटली एडवर्टाइज एज बीइंग मोर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी देन दोज ऑफ देयर राइवल्स। फिर क्या देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है क्या वो ट्रस्टवर्दी है बाकी राइवल्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में या नहीं है, मतलब अच्छा सही से जो ऐसा हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए वैसा सेटिस्फेक्शन दे रहा है प्रोडक्ट या नहीं दे रहा। नेक्स्ट है कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो सम नेशन आर नोन फॉर क्रिएटिंग द टॉप प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। फिर क्या देखता है कि इसे बनाने वाली कंपनी कौन सी है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एक वही प्रोडक्ट बनाती हैं जिस प्रोडक्ट में वो मतलब एक तरीके से बेस्ट जो प्रोडक्ट बना पाती हैं वही प्रोडक्ट वो कंट्रीज बनाती हैं, तो उसी के लिए वो फेमस होती हैं। तो इसलिए जो कंज्यूमर होते हैं वो ओरिजिन भी देखते हैं कि किस कंट्री का प्रोडक्ट है जिससे वो उसे डिफरेंशिएट कर सके। नेक्स्ट है ब्रांड नेम। तो ब्रांड इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ पोजीशनिंग सिंस इट्स हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट एंड इमेज ऑफ इट्स क्वालिटी। फिर क्या देखता है कोई भी कंज्यूमर? ब्रांड देखता है कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, क्योंकि ब्रांड से प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन किया करते हैं कंज्यूमर। एक अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा ये माना जाता है, और उसके बेसिस पर भी जो पोजीशनिंग होती है वो की जाती है। तो ये 5 बेसिस देंगे जिनके बेसिस पर कंज्यूमर जो होते हैं वो पोजीशनिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिट 2 का ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जो सेकंड चैप्टर था वो इतना ही था, इतना ही आपके सिलेबस में दिया गया था, इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी में भी और अबाउट सेक्शन में भी दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इसके पीडीएफ नोट फॉर्म में नोट्स अपलोड हो रखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।